कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मतलब सीजीए ने अभी हाल ही में एक मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसने गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल को लॉन्च किया है। और ये जो भारत सरकार का जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा इस तरह के नए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने से। और यहाँ पे हम ये भी समझेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये बात हो रही है सीजीए की, ये सीएजी नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो हम जानेंगे। ये टूल्स कैसे काम करेंगे, किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे, वो सब डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके की ऑब्जेक्टिव की। ये जो नए जो बैंकिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है इसका पूरा कह सकते हैं उद्देश्य एक तरह का प्रोएक्टिव ओवरसाइट करने का है। अभी आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी हरियाणा सरकार और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुए फ्रॉड की, कि कैसे हरियाणा सरकार के सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा इधर उधर किए गए और हरियाणा सरकार को पता भी नहीं चला। कब पता चला? रिएक्टिव अप्रोच की वजह से, कि जब उन्होंने ट्रांसफर करने को पैसा कहा तब जाकर के पता चला। तो ये जो रिएक्टिव अप्रोच है इसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया तब जाकर के पता चला। लेकिन अगर प्रोएक्टिव अप्रोच हो कि पहले से ही पता रहे क्या दिक्कतें आ रही हैं, रियल टाइम परफॉर्मेंस आती रहे, जो एरर्स हैं उनको पहले ही यहाँ पे फिक्स किया जा सके ताकि वो ज़्यादा एक्सक्लेट ना हो पाए, तो उसके लिए इस तरह के टूल्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ये रिस्क मिटिगेशन का भी काम करते हैं कि जो भी ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, जो लीकेज होती है, फाइनेंशियल लीकेज, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिली इस तरह के केसेस में, जो एम्बिगुइटीज होती हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स के अपने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने अपने जो कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजरल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो एम्बिगुइटी भी क्रिएट करते हैं। तो उन सबको भी खत्म करना और इसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन भी लाना, ताकि जो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स हैं उनको लाया जा सके सब जगह, मतलब एक ही लेवल पे काम हो रहा हो, कंसिस्टेंट रहे। जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक हैं सब तक जो भी मैनुअल है वो एकदम वैसे ही चले, चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। और जो गवर्नमेंट की फंडिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करना। इसके साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इनहेंस करने का काम करता है, ताकि जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिर से री इंश्योर करके शेयर किया जा सके। मतलब अगर पब्लिक एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट का अगर पैसा कहीं भी जा रहा है सेफ रहे और ट्रांसपेरेंट जो फाइनेंशियल जो स्टुवर्डशिप है वो देखने को मिले। और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो, ये नहीं केवल एक जगह पे उसको डाल दिया जाए। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये जो दो नए टूल हैं वो लॉन्च किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड की। ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, या फिर कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म होगा। डायनामिक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का काम ये करेगा। ये क्या करेगा कि जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली ट्रैक करता रहेगा। जैसे आपका रेमिटेंस टाइमलाइन हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट हो गया, स्क्रॉल कॉम्प्लाइंसेस वगैरह, ये सब मतलब जो भी इस तरह के जो डायनामिक डेटा फ्लो इनको ट्रैक करने का काम करेगा, वो भी रियल टाइम में, कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो रियल टाइम में वो रिपोर्ट हो और उसके ऊपर जो फिक्सेस हैं वो जाते रहें। इसके साथ साथ जो रिकंसिलिएशन स्टेटस होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटस का मतलब ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट का पैसा ऐसा तो नहीं है, लेट से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने उस पर टैक्स दिया, टैक्स जो है कलेक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट के खाते में ऐसे जाएगा। तो उसके पीछे भी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट का अपना बैंक होगा जहाँ पर टैक्स का पैसा जाएगा। अब वो जो टैक्स का पैसा होगा वो आरबीआई के खाते में जाएगा। आरबीआई जो है उसे जो है देखेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर वो जो पैसा जो संबंधित मिनिस्ट्री है या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है उसमें जा करके वो सबमिट होगा। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट नहीं है कि जहाँ जा रहा है, उसमें बहुत सारे वहाँ पे बीच में इंटरमीडियरीज आते हैं, बाद बीच बीच में चेक होता है कि सारी चीज़ें सही हैं उसको लेकर के। तो इसी में ना लैग होता है कि मतलब आपने अगर 10 रुपये यहाँ पे किया है टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट तक वो 10 रुपये पहुँचने में लैग होता है। तो ये जो लैग है इसको एलिमिनेट करना, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि अगर हमारे नागरिक ने 10 रुपये पे किए हुए हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को तुरंत पता चल सके कि 10 रुपये उनके पास आने वाले हैं। तो ये जो कह सकते हैं रिकंसिलिएशन लैग है इसको खत्म करने का काम करेगा, ताकि जो रियल टाइम व्यू है गवर्नमेंट कैश बैलेंस का वो गवर्नमेंट को मिलता रहे। इसके साथ साथ जो सर्विस लेवल एडेरेंस है, जैसे सब्सिडीज हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हो गया, इनके लिए जो कह सकते हैं जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंप्लायंस है वो यहाँ पे लाया जाएगा, ताकि इनमें अगर किसी भी तरह का यहाँ पे प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है या फिर बाउंस बैक हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को डीबीटी किया गया लेकिन उसका आधार मैच नहीं हुआ उसके अकाउंट नंबर से, तो पैसा क्या होगा, बाउंस बैक होगा कि भाई ये नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें ना रियल टाइम में पता चलती रहें और यहाँ पे कह सकते हैं इफिशियंसी जो है ज़्यादा बेहतर मेंटेन हो। तो ये सारा काम करने का, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होंगे जो कि गवर्नमेंट डैशबोर्ड से यहाँ पे हो पाएंगे। मतलब एक सेंट्रलाइज
सिस्टम होगा जहां से सारी चीजें हो पाएंगी, वो भी रियल टाइम में। उसके बाद ये आता है गवर्नमेंट बैंक मैनुअल, मतलब एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क आएगा। ये मतलब होगा कि सारे बैंक्स जो है कैसे गवर्नमेंट का बिजनेस हैंडल करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा कैसे वो यूज करेंगे या फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसको लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव रूल बुक होगी, ताकि चाहे वो पब्लिक बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सबके प्रोसीजर अलग अलग ना हो, सब एक ही लेवल पे काम करें और एक ही रूल बुक को फॉलो करें, जिससे यूनिफॉर्म प्रोसीजर वो आ पाएगा। तो ये एक तरीके का ना कोडिफिकेशन हो जाएगा ऑपरेशनल स्टेप्स का, कि भाई गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, टैक्स कलेक्शन है, सोशल सिक्योरिटी जो डिसबर्समेंट है, उनको कैसे हैंडल करना है। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग अपना अलग रूल बना रहे हैं, प्राइवेट वाले अलग से फॉलो कर रहे हैं, ये ना हो पाए। तो उसके लिए यहाँ पे ये लाया गया है मैनुअल। उसके अलावा जो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है वो भी यहाँ पे डिफाइन करी गई हैं, ताकि जो रिपोर्टिंग के ऑब्लिगेशंस हैं, रिकंसिलिएशन टाइमलाइंस हैं, उनको जो है यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है, ताकि डिलेज ना हो पाए फंड ट्रांसफर में। मान लीजिए कोई पैसा डीबीटी का किया गया वापस आ रहा है, अब वो वापस आ रहा है, बैंक वाले उसको 1 महीने बाद जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा तब तक बैंक के पास ही पड़ा है, ये सारी चीजें ना हो पाए। उसके अलावा जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है, जिससे जो प्रोसीजरल वेरिएशंस हैं उनको रिमूव किया जा सके, मतलब जो 1 रुपया भी जो भी हैंडल किया जा रहा है वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पे हो, ताकि उसका एक क्लियर ऑडिट ट्रेल देखने को मिले। क्योंकि जब ऑडिट होगा तो समझने में दिक्कत होगी, सब बैंकों के अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सबका अलग है, सबका अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ऐसे में ना दिक्कत हो जाती है कि कौन कैसा पैसे को हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए एक अगर रूल बुक है कि भाई गवर्नमेंट का ये पैसा है, इसको आपको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, वो अगर सारी चीजें अगर यहाँ पे रहेंगी तो इसकी वजह से एफिशिएंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ताकि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो सब के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें कुछ भी छुपाने वाली बात ना रहे। अगर हम बात करें इसके फ्यूचर रोड मैप की, फ्यूचर रोड मैप इसका क्या हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ये पहले चीजें होती थी उसको अब थोड़ा और डिजिटल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये जो डीपर डिजिटल इंटीग्रेशन है वो देखने को मिलेगा, ताकि मतलब भारत सरकार का या भारत का जो एक सपना है डिजिटल इंडिया विजन का, वो यहाँ पे बैंकिंग ओवरसाइट को देखते हुए अगर देखा जाए तो वो पूरा हो सके। मतलब ये हर जगह ऐसा हो रहा है और इसका एक फायदा उठाया जाए कि मतलब अगर हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम ये सारी चीजें रियल टाइम में कर सकते हैं, तो हम क्यों मैनुअल एंट्रीज पे या फिर हम वेट कर रहे हैं कि वीकली रिपोर्ट जब आएगी तब हम उसको देखेंगे तब मिलेंगे। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एडवांस एनालिटिक्स है वो हमें बताएगी कि जो बिग डेटा आ रहा है उसको हम अगर एनालाइज कर पाएंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि भाई जो डेविएशन है वो कहाँ पे हो रहे हैं, इरेगुलरिटीज कहाँ हो रही हैं, जो डिले हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड है, वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप बहुत अच्छा सिस्टम बनाइए, लेकिन अगर वो साइबर सिक्योरिटी के सेफगार्ड्स को फेल करता है या फिर उस पर खरा नहीं उतरता है, तो ये 1 सेकंड में कोई भी उसको हैक करके जो इतना इंपॉर्टेंट, जो हाई सेंसिटिव जो बैंकिंग और ट्रेजरी का डेटा है उसको चुरा सकता है। तो वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो पाएगा। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, मतलब जो ट्रेनिंग बैंक ऑफिशियल्स को दी जाएगी, ताकि ये जो यहाँ पे नया मैनुअल बनाया गया, नया सिस्टम बनाया गया, उसको कैसे जो है यूज करें या फिर उसको कैसे फॉलो करें, तो वो उसके लिए भी यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम होगा वो भी यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे होंगी। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा समझते हैं ये जो 2 डिफरेंट टर्म है, सीजीए और सीएजी। देखिए ये कंफ्यूज होने वाली बात है, दोनों एक नहीं है। सीजीए जो है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और जो सीएजी है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, दोनों अलग अलग बॉडी है। नेचर ऑफ बॉडी की बात करें तो ये जो सीजीए है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करता है। वहीं पे जो सीएजी है वो आर्टिकल 148 के तहत एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो इंडिपेंडेंट काम करता है, वो भारत सरकार के लिए काम नहीं करता है ना। तो इस तरह से वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर बात करें प्राइमरी रोल की, तो ये एक प्रिंसिपल एडवाइजर है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स, प्रिपेयर एंड मेंटेन्स अकाउंट फॉर यूनियन गवर्नमेंट। मतलब भारत सरकार का जो अकाउंटिंग एडवाइजर की तरह बात करें, प्रिंसिपल एडवाइजर यही है। भारत सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके जो अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये इसका काम है। वहीं पे बात करें सीएजी की, तो ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। मतलब इसका काम है ऑडिट करना जो रिसिप्ट आ रही है, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं गवर्नमेंट के। और ये सिर्फ भारत सरकार तक सीमित नहीं होता है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सबको ये ऑडिट करने का काम करता है। इसी
सीएजी की रिपोर्ट बार बार आपको देखने को मिलती है कि भाई अगर किसी सरकार ने कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया, तो वो सारी रिपोर्ट कहाँ से आती हैं? सीएजी की रिपोर्ट से हमें देखने को मिलती हैं। अगर वो कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार की एजेंसी अगर ऑडिट करने का काम करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार जो है उस पर उसका कंट्रोल होगा और उससे वो इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है जैसे ये है सीएजी, तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस का काम नहीं होता है। वहीं पे बात करें रिपोर्टिंग की, तो ये डायरेक्टली वर्क करता है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपना सारा रिपोर्ट करता है। वहीं पे बात करें इसकी, तो ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो प्रेसिडेंट को होती है टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब जो सीएजी की रिपोर्ट है वो किसी डिपार्टमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, ऐसा नहीं जाती, ये सीधे प्रेसिडेंट को सबमिट करी जाती है ताकि वो बाद में जाकर के पार्लियामेंट को वो वहाँ पे रखी जा सके। फिर पार्लियामेंट की रिपोर्ट आती है, सबके लिए पब्लिक होती है। आप देख सकते हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि भारत सरकार ने कितना पैसा रिसिप्ट के रूप में लिया है, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि क्या डिफरेंस है और यहाँ पे जो दो नए पोर्टल लाए गए उनका क्या काम है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।